हाँ भाई। तो हम पढ़ रहे थे नर जनन तंत्र। ठीक है, हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया था? मानव में जनन। कौन सा बेटा? मानव में जनन। मानव में जनन में जब अपन ने स्टार्ट किया तो सबसे पहला काम हमने क्या किया बेटा? सारे स्टेप देखे। क्या देखा? युग्मक निर्माण। तो फिर ठीक है, सबसे पहले क्या देखा बेटा? सारे स्टेप। कितनी स्टेप होती है? 5 स्टेप होती है। ठीक है, ऊपर ऊपर से जो मेनली होती है कौन सी? सबसे पहला काम क्या होगा? युग्मकों का निर्माण। क्या होगा बेटा? फिर दूसरा काम, युग्मक मिलेंगे, है ना, लेकिन मिलने के लिए पहले शुक्राणु को जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अंडाणु के पास, है ना। तो वीर्य जो मादा की योनि में पहुंचाया जाता है उस प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं? वीर्य सेचन। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? युग्मक जनन। दूसरा क्या हुआ? वीर्य सेचन। तीसरा मिलना युग्मकों का, निषेचन। फिर चौथा, निषेचन के बाद क्या बनेगा? युग्मनज। और वो जाके क्या होगा बेटा? उसका रोपण होगा। ठीक है, और रोपण के बाद प्रेगनेंसी, गर्भकाल, और गर्भकाल के बाद प्रसव। मतलब ये सारी चीजें अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, फिर सबसे पहले अपन ने देखा था कि लैंगिक अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, और एक प्राथमिक लैंगिक अंग क्या करते हैं बेटा? युग्मकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और सेक्स हार्मोन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ठीक है, युग्मक मतलब वृषण तो बनाएगा शुक्राणु, और अंडा से क्या बनाएगा? अंडाणु। ठीक है बेटा, तो ये हो गए दोनों में नर और मादा के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, फिर आते हैं अपन द्वितीयक लैंगिक अंग पर। द्वितीयक लैंगिक अंग क्या करते हैं बेटा? युग्मकों का स्थानांतरण करते हैं, निर्माण नहीं करते हैं। अरे बात समझ में? ठीक है, इसमें कौन आती है? नर की सहायक नलियां और मादा की भी सहायक नलियां। ठीक है, अच्छा, स्तन जो होते हैं वो स्तन दोनों में नहीं आते हैं, क्योंकि स्तन लैंगिक अंग नहीं, लैंगिक लक्षण है। क्या है बेटा? लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है स्तन। ओके, फिर अपन आगे बढ़े थे। फिर अपन ने नर जनन तंत्र स्टार्ट किया था। नर जनन तंत्र में हमने देखा था कि नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो है वृषण, और वृषण का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? उदर गुहा में। उदर गुहा में, अरे भाई श्रोणी मेखला में तो पाया जाता है। श्रोणी क्षेत्र में तो नर जनन अंग पाए जाते हैं, है ना हमारा। ठीक है, मादा में भी यही होता है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को श्रोणी कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं? समझ में इन बात? 11वीं में पढ़ा था, अंश मेखला, श्रोणी मेखला, तो इसी वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो श्रोणी क्षेत्र में पाया जाएगा। दूसरी बात, जो वृषण का निर्माण होगा बेटा, वो वृषण का निर्माण पहले कहाँ होता है? लेकिन उदर गुहा में होने के बाद 7वें से 8वें महीने या 6 से 8वें महीने के बीच में कहा वृषण कोष में आ जाती है, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। हरी बात समझ में? फिर अपन ने वृषण कोष की संरचना देखी थी। वृषण कोष में हमने देखा था कि बाहर एक झिल्ली होती है, और उस झिल्ली में विशिष्ट प्रकार की पेशियां पाई जाती है, जिनको डार्टोज मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्टोज मसल्स का काम क्या होता है सर? तो डार्टोज मसल जो होती है ना, ये वृषण कोष के साइज को मेंटेन करती है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो वृषण उपस्थित है उनका टेम्परेचर मेंटेन होता है। याद आया? मैंने कहा सर्दियों के अंदर डार्टोज मसल संकुचित हो जाती है, जिससे जो वृषण है, वृषण कोष छोटे हो जाते हैं और वृषण बॉडी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे थोड़ा टेम्परेचर मिले। फिर गर्मियों में वो रिलैक्स हो जाती है, जिससे क्या होता है बेटा कि बॉडी से थोड़े दूर हो जाते हैं। समझ में आया? अच्छा, वृषण को वृषण कोष में लाना क्यों जरूरी है? क्योंकि वृषण कोष का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम होता है शरीर के ताप से। आ रही बात समझ में? जो क्या शुक्राणु के निर्माण के लिए अनुकूल होता है। समझ आ रहा है? ये तो पढ़ाया ना। अच्छा, फिर आगे बढ़े अपन थोड़ा। अच्छा, इसमें 1-2 चीजें और देखी थी अपन ने। गुबर्णकुलम याद है? गुबर्णकुलम, गुबर्णकुलम क्या होता है? संकुचनशील पेशियां होती है। संकुचनशील पेशियां प्रत्यास्थ, है ना, जो किसको किससे जोड़ती है? वृषण को, वेरी गुड, वृषण को वृषण कोष से जोड़ती है। फिर आगे क्या पढ़ा अपने? एक नली होती है जिसे स्पर्मेटिड कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? वो स्पर्मेटिड कोड क्या करती है बेटा? उस स्पर्मेटिड कोड से शुक्राणु अपने वृषण के अंदर रक्तवाहिनियां, है ना, तंत्रिकाएं इत्यादि एंट्री करती है। बोलो सही कहा मैंने? फिर मैंने कहा कि जब वृषण वृषण कोष में उतर जाते हैं तो बेटा वहां जहां से उतरते हैं उसको इंगुइनल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे वृषण वृषण कोष में उतरते हैं उसके बाद, है ना, इंगुइनल कैनाल क्या हो जाती है बेटा? पैक हो जाती है। किससे पैक होती है? संयोजी उत्तक से। वहां पे मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर उन संयोजी उत्तक में किसी कारणवश 35 से 45 साल की एज के बीच में, या पहले भी हो सकता है आजकल, तो अगर प्रेशर पड़ता है और आहार नाल उसके अंदर से निकल आती है तो उसको अपन हर्निया कहते हैं। बीमारी का नाम सुना होगा ना, हर्निया। ठीक है, अच्छा, हर्निया भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। वो जो हर्निया है ना जिसमें इंगुइनल कैनाल से आहार नाल नीचे उतरती है, उसको इंगुइनल हर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंगुइनल हर्निया। बाकी दूसरे और भी होते हैं
किसी के यहाँ से भी निकल सकती है ना, वो आप आगे जाके पढ़ोगे ना, वो आपके 12th का लेवल का नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्विनल हर्निया क्या होता है, समझ में आया ना? ठीक है, फिर अपन आगे बढ़े थे, और क्या पढ़ा इसमें? अरे और क्या पढ़ा? कभी कभी वृषण कोष के अंदर वृषण उतरते ही नहीं है। बच्चे का जन्म हो जाता है तो भी फिर डॉक्टर चेक करता है, वृषण कोष में देखता है वृषण तो नहीं है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? भाई आपके लड़का तो हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके वृषण कोष में वृषण आए ही नहीं है। मतलब वृषण कहाँ रह गए? उदर गुहा में। कहाँ रह गए बेटा? उदर गुहा में। तो कहता कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगले 5-6 महीने में या तो उतर के आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो अपन सर्जरी कर देंगे, और उस सर्जरी को क्या कहते हैं? और ये जो नहीं उतर के आते इसको क्या कहते हैं? क्रायो। गजब। हाँ, क्या कहते हैं? क्रिप्टो ऑर्किडेज्म। क्या कहा जाता है? क्रायो बहुत अलग चीज है, मैंने अलग टॉपिक में पढ़ाया हूँ। ठीक है, चीजों को ऐसे मिक्स है मत किया करो। समझा है ना? ठीक है, तो क्या था? क्रिप्टो ऑर्किडेज्म। और बेटा इसका जो सर्जरी की जाती है वृषण को वृषण कोष में उतारने के लिए, उस सर्जरी को कहता है, क्या कहते हैं? ऑर्किपेक्सी। क्या कहा जाता है? समझ में आया? एक चीज और बताता हूँ मैं, जो शायद मैंने कल वाली क्लास में नहीं बताए थे। एक तगड़ी चीज हो रही है कि बेटा हम इंसान जो ना, वो जानबूझ के वृषण को हटाते भी है। अरे बात समझ में? वृषण को उसमें लाना तो क्या कहलाता है? ऑर्किपेक्सी। अपन वृषण को हटाते भी है, और जो वृषण को हटाने की प्रक्रिया है ना बेटा, उसको कैस्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या लिख देता हूं मैं, क्या कहते हैं? कैस्ट्रेशन। सुनना, अब आपके खोपड़े में फटाक से एक क्वेश्चन उठ गया होगा, सर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ क्यों करेंगे? है क्यों वृषण हटाए? उनका हटाने पड़ेंगे, अपने तो नहीं हटाते। ठीक है, आपने देखा भी है हटाते हुए, अभी समझ में आ जाएगा कब हटाते हैं। बेल किस किस के है? बेल है, बेल है, उनमें सेक्स पावर होती है क्या? नहीं होती है। हाँ बिल्कुल। राम जी ने एकदम सही बात कह दी। सर वो एक औजार आता है चिमटा, उससे क्या करते हैं कि उनके वृषण को कट लगा दिया जाता है। तुम पता है ऐसा क्यों करते हैं? एग्रीकल्चर वाले इस चीज को पढ़ते हैं स्पेशली। अरे बात समझे? ऐसा करते क्यों है पता तुमको? सर नहीं पता है। बालिका देख हंसी आए तो बाहर निकाल दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब सुनो तुम ध्यान से। बेटा कैस्ट्रेशन में क्यों करता है समझाता हूं मैं। अगर नर के वृषण टनाटन काम कर रहे हैं, दैट मीन्स एंड्रोजन भी तो आएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। और 11वीं में आपको पता हो तो मैंने आपको पढ़ा है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना बेटा, वो नर के अंदर एग्रेसिवनेस के लिए जिम्मेदार होता है ना? जो नर एग्रेसिव होता है ना, है नहीं, लड़ाई झगड़े करने का काम वगैरह, और फटाक से एग्रेसिव हो जाता है। साले तो नंबर को ऐसे कैसे बोल दिया? अब बोल दिया यार, पर उसको रुकने तोड़ देता है कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन? समझ आया मनीषा? कौन सा हार्मोन? अब सुनो ध्यान से। अब अगर आपको बैल रखने हैं तो बेटा बैल को कहाँ काम में लेने? अपने को खेत में आंकड़े के लिए काम में लेते हैं ना, सीधी सी बात है। अगर खेत में आंकड़े के लिए काम में लेना है और उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का पावर आई है, तो कितना एग्रेसिव रहेगा वो? साले किसान को फेंक देगा उठा के, है ना? और वो जो हल को खींच रहा होगा ना, आटा उड़ा खींचेगा, आटा उड़ा समझ के इधर उधर टटा मटा, क्या होगा? फसल की वाट लगा देगा। समझ आ रही बात? जबकि वाट लगाने के लिए तो रखता है अपन को। इसलिए बेटा उनकी जो एग्रेसिवनेस होती है ना, उनको कम करने के लिए, उनका गुस्सा कम करने के लिए, उनको शांत रखने के लिए जो उनके वृषण होते हैं ना, उनमें कट लगा दिया जाता है। अरे बात समझ में? जिससे क्या होता है कि वृषण काम करना बंद कर देते हैं, और उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना बेटा, उसकी मात्रा क्या हो जाती है? कम। और दूसरा एक फायदा और होता है मैं बताऊं, अगर उनके अंदर सेक्स पावर होगी तो बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी वो उधर खर्च कर देंगे शुक्राणु वगैरह निर्माण में। समझ में आ रहा है? तो जो बैल है उसकी एनर्जी कम पड़ जाएगी, और एनर्जी कम पड़ जाएगी तो खेत में काम ढंग से नहीं कर पाएगा। समझ आए ना बात? इसलिए उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, सेक्स पावर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? वृषण के कट लगा देते हैं। समझ में आया तक? ठीक है। अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं, जो जैसे बकरा वगैरह होते हैं ना बेटा, उनके भी कट लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि बकरा पालन जो भी कर रहा है वो किसके लिए करता है? मांस उत्पादन के लिए करता है। सिंपल सी बात है, मीट के लिए। ठीक है, अब अगर उनको मांस उत्पादन करना है और उस बकरे में बाय चांस सेक्स पावर है, तो बेटा वो सेक्स पावर की वजह से शरीर की इतनी वृद्धि नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि अधिकतम एनर्जी तो उधर खर्च हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो उसकी सेक्स पावर खत्म कर दी जाती है, जिससे क्या हो कि उसके शरीर की वृद्धि हो, उसका वजन बढ़े। और आपको तो पता ही है बकरे की जो रेट होती है वो उसी से डिसाइड होती है, उसके वजन कितना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखो
ऑकवर्ड फील करने की बात नहीं है, हम साइंस पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, तो हमको साइंटिफिक सारी बातें पता होनी चाहिए। अरे बात समझे? तो ये क्या होता है, कैस्ट्रेशन समझ में आया बेटा, है ना? वृषण को निष्क्रिय करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कह देते हैं? तो यहाँ तक अभी तक पढ़ा था अपन ने, और कुछ बचा तो नहीं है? अंडा समझ लिया, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म समझ लिया। अच्छा, सारा मैंने लिखवा दिया था, कुछ बाकी तो नहीं रहा था? बोलो, एक चीज रह गई थी शायद। अच्छा, इंगुइनल कैनाल लिखवा दी थी, डार्टोस मसल्स लिखवा दी थी, ठीक है, और अपना गोबर्नेकुलम लिखवा दिया था, तो फिर तो कुछ बचा नहीं है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट। ये डार्टोस मसल्स लिखवाई थी मैंने, और स्पर्मेटेड कोड भी लिखवा दी थी, नहीं लिखवाई ना? तो स्पर्मेटेड कोड लिखो पहले, तो फिर अपन आगे के स्ट्रक्चर पे आएंगे। लिखो स्पर्मेटेड कॉर्ड, स्पर्मेटेड कॉर्ड, स्पर्मेटेड कॉर्ड, बोलो। यह स्पर्मेटेड कॉर्ड, यह एक नलिका होती है, यह एक नलिका होती है, जो यह एक नलिका होती है जो वृषण को, जो वृषण को उदर गुहा से जोड़ती है, जो वृषण को उदर गुहा से जोड़ती है, जोड़ती है, जिसमें जिसमें कौन कौन आएगा? रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं, जिसमें रक्तवाहिनियां व तंत्रिकाएं होती है। बाकी तो आप देखो ना, वृषण कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है उदर गुहा से, केवल एक ही नली है जो उसको जोड़ रही है, समझ आया? तो यह एक नलिका होती है जो टेस्टिज या वृषण को किससे जोड़ती है बेटा? उदर गुहा से, और इसमें से होके क्या क्या आता है? रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं। बाकी सब लिखवा दिया। एक ये भी लिख लो बोले, कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन साइड में लिख लेना कहीं ब्रैकेट में, क्या लिखोगे? कैस्ट्रेशन, इसमें लिख लेना बोले वृषण को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया, वृषण को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया या सर्जरी से हटाने की प्रक्रिया। सर्जरी मतलब समझ गए, चीर फाड़ करके वृषण जो हटाए जाते हैं, उस प्रक्रिया को अपन क्या कह देते हैं? कैस्ट्रेशन। क्या कह दिया जाता है? कैस्ट्रेशन। ओके, ठीक है, ये एग्रीकल्चर में बहुत काम की चीज होती है, ठीक है। और जिनके पशु बैल है उन्होंने देखा भी होगा, वो एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे वो कट लगा दिया जाता है, ठीक है, देखा है? बैल ही नहीं होंगे इसका आता। अच्छा, बचपन में थे, बचपन में तो हमारे थे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, वो अलग चीज होती है, वो बात बताऊंगा कभी, ठीक है। अभी सुनो तुम, नेक्स्ट टॉपिक लगाओ, वृषण। अरे भाई, हमको नर जनन तंत्र पढ़ना है ना, तो नर जनन तंत्र में एक एक करके पढ़ेंगे अपन। अभी तो अपन ने ऊपर ऊपर से बात की कि नर जनन तंत्र में ये भाग होता है, बाहर से कैसा दिखता है ना, वृषण कोश क्या होता है, सब समझ लिया। अब काम की बात आती है कि जब हमने वृषण कोश पढ़ लिया, तो अब हमको अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, किसके? वृषण कोश के। और अब अपन बात किसकी करने वाले हैं? वृषण की। तो उम्मीद है टॉपिक लगा लिया होगा वृषण। अब जब लगा लिया तो अब सब इधर ध्यान समझेंगे बेटा। अगर अपन वृषण को काट के देखें तो वृषण के ऊपर दो आवरण होते हैं। कितने आवरण होते हैं? वैसे तीन होते हैं, ठीक है, पर अपन दो ही पढ़ते हैं मेनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जो सबसे बाहर वाला आवरण होता है, सबसे बाहर वाला, ये दिख रहा है, दोहरी परतों से मिलकर बना हुआ है, देखो, अरे दिख रहा है ना, ब्लू कलर का। इसको कहते हैं बेटा ट्यूनिका। ट्यूनिका, ट्यूनिका वर्ड शायद अपन ने 11th में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना ट्यूनिका? क्या होता ट्यूनिका? बोलो। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा इसने, है ना सर। ट्यूनिका क्या होती है कि जब किसी स्ट्रक्चर के ऊपर दो तीन आवरण होते हैं, परतें, उनको ट्यूनिका कहते हैं। आपको याद होगा तो हमने रक्तवाहिनियां पढ़ी थी, याद आया? तीन परतों से मिलकर बनी होती है, तो वहां पे भी अपन ने ट्यूनिका वर्ड काम में लिया था, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब सुनो तुम, तो जो वृषण का सबसे बाह्य आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस। सॉरी, मैंने एल्बुजिनिया बोल दिया था शायद, वो अंदर वाला होता है, ठीक है। ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या कहते हैं इसको? ट्यूनिका वेजाइनलिस। और जो अंदर वाला होता है, ये आपको ब्लैक कलर का एक आवरण और नजर आ रहा होगा, ये देखा, इसको कहते हैं बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहा जाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, अब सुनो, अंदर अगर अपन वृषण के अंदर देखें तो प्रत्येक वृषण के अंदर लगभग 250
कोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? कोष। 250 कोष पाए जाते हैं जिन्हें हम वृषण कोष नाम दिया जाता है। सॉरी, वृषण कोष तो अपन ने कल कहा था ना, है ना? लोब्यूल कहते हैं। लोब्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं पता है कुछ? इंग्लिश में मैं तुमको इंग्लिश से बता देता हूँ, बढ़िया रहेगा। हिंदी में ढूंढ लूंगा, मिल जाएगी तो बता दूंगा। मेरे को इंग्लिश में पता है, लोब्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता है। पिंडक ढूंढते हैं, मिल जाएगा। शायद पिंडक ही कहते होंगे। ये है ना, ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 खंड नजर आ रहे हैं ना बेटा? 7 खंड नजर आ रहे हैं। ये जो 7 खंड है, इन खंडों को पिंडक कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहा जाता है इनको? टेस्टिकुलर लोब्यूल। हिंदी में पिंडक ही कहते हैं। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनको हिंदी में कहा जाता है वृषणीय पिंडक। क्या कहते हैं? वृषणीय पिंडक। अब सुनना बात को ध्यान से। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वृषणीय पिंडक होते हैं। मतलब मैंने जो बनाया ना 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कितने होते हैं? 250, है ना? और इनके अंदर आपको ब्लैक कलर की नलियां नजर आ रही है, नलियां नजर आ रही है। इन नलियों को कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैं शॉर्ट में इसको लिखूंगा, क्या लिखेंगे शॉर्ट में अपन इनको? SFT। समझे? SFT का मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा? शुक्राणुओं का निर्माण। इसीलिए इनको शुक्राणुजन नलिका भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है। बाकी अपना इंग्लिश में सबसे बेटर है। टर्मिनोलॉजी हमको किस में याद रखनी है? ठीक है। क्या कहते हैं इनको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। प्रत्येक वृषणीय पिंडक के अंदर लगभग 1 से 3, है ना, कम से कम 1 हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 3। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, और जिनका काम क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण करना। और बेटा वो निर्माण कैसे करता है वो अपन आगे जाके जब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पढ़ेंगे ना, वहां पे मैं इसकी भी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ूंगा आपको। किसकी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, कि ये भी अंदर से कैसी होती है। अब सुनना, आपको इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा बहुत सारी चीजें और नजर आ रही है कि सर ये लाल लाल डॉट क्या लगा रखी है, ये ब्लैक ब्लैक डॉट क्या है, ये ब्लू ब्लू डॉट क्या है? बेटा वृषणीय पिंडक के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा भाई साहब क्या है, किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है क्या? बोलो, हो सकता है ना? तो यहाँ पर प्रतिरक्षी कोशिकाएं भी पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है बेटा? प्रतिरक्षी कोशिकाएं। उन प्रतिरक्षी कोशिकाओं को एक नाम दिया जाता है कॉम्पिटेंट सेल्स। क्या नाम दिया जाता है इसका? मतलब कॉम्पिटेंट सेल्स कौन सी होती है? जो वृषण के अंदर प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। तो किसी भी ब्लैक कलर वाली को अपन नाम दे देते हैं। ये कौन सी है बेटा? ब्लैक कलर वाली कोशिकाएं जो है अंदर, ये कौन सी है? तो ये है कॉम्पिटेंट सेल्स। अभी मैं जब लैंग्वेज लिखूंगा इसके तब लिखवा दूंगा कि प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती है। अरे बात समझ में है? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये जो रेड रेड दिख रही है ना, रेड, ये बेटा अभी अपन ने जस्ट रिवीजन किया था कि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, वहां से रक्त वाहिनी आती है। तो क्या इसके अंदर रक्त की शिकायत नहीं होगी? है भाई, अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्राणु बनाएगी तो ऊर्जा तो चाहिए ना बेटा, और ऊर्जा कहां से आएगी? रक्त के माध्यम से। अरे भाई ग्लूकोज तो रक्त लाता है ना, ठीक है, तो रक्त भी यहाँ आना चाहिए। तो ये जो लाल लाल आपको दिखाई दे रही है सब क्या है? अंदर, इसके अंदर, बाहर नहीं, इसके अंदर जो दिखाई दे रही है वो रक्त केशिकाएं हैं। क्या है बेटा? समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर की दिखाई दे रही है बहुत सारी, इनको अपन साइड में लिखते हैं कहीं, जैसे है यहाँ लिख देते हैं। देखना, ये जैसे ब्लू ब्लू कलर की कोशिकाएं है ना बेटा, इन कोशिकाओं को लिडिक सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? लिडिक सेल्स, लिडिक। अच्छा, इनका काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है लिडिक सेल्स का। अपन ने पढ़ा है कि वृषण के 2 काम होते हैं, एक तो शुक्राणु का निर्माण करना, दूसरा सेक्स हार्मोन का निर्माण करना। बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना, एंड्रोजन का निर्माण करना। शुक्राणु का निर्माण होगा किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। लेकिन ये जो लिडिक कोशिकाएं है ना बेटा, ये हार्मोन का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि नर में तो टेस्टोस्टेरोन ही होता है ना जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। अरे सही कहा ना मैंने? तो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कौन करेगी? लिडिक कोशिकाएं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है?
वृषण में कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। समझ में आ रही बात? ठीक है। और हार्मोन का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती है? लेडी कोशिकाएं। ठीक है। और हाँ, अंदर प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए जो कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं बेटा? कॉम्पिटेंट सेल्स। आ रही बात समझ में? प्रत्येक वृषण में लगभग 250 क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, जिन्हें वृषणीय पिंडक या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और बता देता हूं मैं, ये जो लेडी कोशिकाएं है ना, ये अपने आप ही नहीं करेगी, इनको किसी को कहना पड़ेगा। मतलब यह है कि इन हनुमान जी की शक्ति जगानी पड़ेगी। नहीं समझे बेटा? जन्म से अंदर होती है, लेकिन क्या जन्म से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है क्या? अगर ऐसा होता तो जन्म से ही लड़के के दाढ़ी मूछें होती। समझ आ रही बात? जन्म से ये अंदर पड़ी रहती है, लेकिन बेटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनको बोलना पड़ता है कि भाई तेरा टाइम आ गया है, तू टेस्टोस्टेरोन बना। और तुमको पता है कहता कौन है? तुम 11वीं बोलते जा रहे हो यार। पीयूष ग्रंथि। वेरी गुड। कौन कहता है? आपको पता है, मैंने कहा था सारी ग्रंथियों पे नियंत्रण रखती है कौन? पीयूष ग्रंथि। इसीलिए तो उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अरे बात समझ में? पीयूष ग्रंथि इस पे कंट्रोल रखने का काम करती है ना? पीयूष ग्रंथि। अच्छा, वो कंट्रोल रखने के लिए यहाँ से दौड़ के वृषण के पास ले जाती है कि ले भाई तू ये कर। नहीं, वो भी एक हार्मोन स्रावित करती है, LH। याद आया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पीयूष ग्रंथि LH हार्मोन स्रावित करती है, और वो LH हार्मोन जाके लेडी कोशिकाओं पे काम करता है, और लेडी कोशिकाएं फिर एक्टिवेट होती है, और फिर किसका निर्माण करती है बेटा? टेस्टोस्टेरोन का। कब? किशोरावस्था में प्रारंभ होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी याद है ना? किशोरावस्था का प्रारंभ। समझ में आई ना बात? ठीक है, तो ये सारा समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो ये तो अपन ने किन की बात की बेटा अभी तक? वृषणीय पिंडक। इन वृषणीय पिंडक से जब अपन बाहर निकलते हैं तो आपको नलिकाएं नजर आती है। क्या नजर आती है बेटा? नलिकाएं। वृषणीय पिंडक के सामने नलिकाओं का बहुत बड़ा जाल होता है, बहुत तगड़ा वाला, एकदम कुंडलित जाल होता है। ये आपको जाल नजर आ रहा है ना? हालांकि इससे पहले आपको छोटी छोटी नलियां दिख रही होती है। ये छोटी छोटी नलियां क्या करती है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना बेटा, उनको इन नलियों से जोड़ती है। समझना फिर बात ध्यान से। ये जो छोटी छोटी नलियां हैं, इनको नाम दिया जाता है ट्यूबुली रेक्टाई। इनको क्या नाम दिया जाता है? ट्यूबुली रेक्टाई। क्या नाम देंगे? ट्यूबुली रेक्टाई। अच्छा, ये जो अंदर आपको कुंडली दिखाई दे रही है ना ऐसे जालनुमा, बेटा इनको कहा जाता है रेटेटेस्टिस। क्या कहते हैं इनको? ये इधर बना देते हैं अपन। क्या कहते हैं इनको? रेटेटेस्टिस। ठीक है। अच्छा, ये जो रेटेटेस्टिस, अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, रेटेटेस्टिस किससे जुड़ी हुई है? ट्यूबुली रेक्टाई से। ट्यूबुली रेक्टाई किससे जुड़ी हुई है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। इसका मतलब बेटा जो ट्यूबुली रेक्टाई है ना, ये रेटेटेस्टिस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को आपस में जोड़ने का काम करती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनेगा? शुक्राणु। शुक्राणु बनेंगे। इसका मतलब वो शुक्राणु यहाँ से ट्यूबुली रेक्टाई के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएंगे? रेटेटेस्टिस से। अपने को तो निकालने कहाँ है? बाहर निकालने है ना भाई। ठीक है। और जब बाहर निकालने हैं तो रेटेटेस्टिस से भी तो बाहर निकलना पड़ेगा। इन रेटेटेस्टिस से बाहर निकालने का काम, यहाँ पर आपको ब्लू कलर की नलिकाएं नजर आ रही होगी, इनको कहते हैं वासा एफ्रेंसिया। नाम सुना है? कल ही बताया था मैंने। क्या कहते हैं बेटा इनको? इसका मतलब ये जो ब्लू कलर की नलिकाएं है, ये वाली नलिकाएं, इनको क्या नाम दे दिया जाता है? वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया। हिंदी में इनको शुक्र अपवाहक नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपवाह। समझ गए? अभिवाह मतलब अंदर लाना, अपवाह मतलब बाहर ले जाना। इसका मतलब ये शुक्राणुओं को रेटेटेस्टिस से बाहर ले जाने का काम करती है। अच्छा सुनना, ये जो वासा एफ्रेंसिया होती है या शुक्र अपवाहक नलिकाएं होती है, इन नलियों के अंदर शुक्राणुओं को बाहर धकेलने के लिए विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिनका नाम हमने 11वीं में ही पढ़ लिया। कौन सी संरचना है? सीलिया। सुना है? पक्षमार्ग नहीं, एक तो अपन ने फ्लैजिला पढ़ा था, कशाभी का है, और एक हमने क्या पढ़ा था? सीलिया। सीलिया क्या होते हैं? संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, पूरी सतह के ऊपर पाए जाते हैं, एक साथ हिलते हैं, जिससे क्या होता है? अंदर की चीजें बाहर निकलती है। तो वासा एफ्रेंसिया के ऊपर अंदर की सतह पर, जैसे ये एक नलिका है, तो पूरे अंदर क्या पाए जाएंगे बेटा? सीलिया, पक्षमार्ग पाए जाएंगे, जो शुक्राणु को अंदर से बाहर निकालने का। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा,
जैसे ही भाषा अप्रैल से बाहर निकलेंगे तो बाहर ऐसे थोड़ा डाल देंगे अपन, किसी नली में डालना पड़ेगा ना बेटा। ये जो आपको पूरी बड़ी नली नजर आ रही है ना, याद है, इसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं इसको? एपिडिडाइमिस। याद आया कुछ? कल नाम भी बताया था इसका। तो ये नली का क्या है बेटा? ये नली का है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस का हिंदी नाम क्या था मैं भूल गया, ठीक है, जो भी है, पर सुनो एपिडिडाइमिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है यहाँ पे। शुक्राणु जो अंदर बन रहे हैं ना बेटा, सेमिनिफेरस में ट्यूब्यूल के अंदर बन बन के बाहर आते जाते हैं, उन शुक्राणुओं का स्टोरेज मेनली किया जाता है एपिडिडाइमिस में। और जो शुक्राणु काम करने के लिए तैयार होता है ना, जो इनका कार्य होते हैं, इनका क्रियात्मक परिपक्वन किनका? शुक्राणु का एपिडिडाइमिस में होता है। निर्माण कहाँ हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। क्रियात्मक रूप से परिपक्व कहाँ हो रहे हो? समझ में आया? तो एपिडिडाइमिस के अंदर शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन होता है। हालांकि एपिडिडाइमिस के भी 3 भाग है, पर इतना डीपली हमको नहीं जाना है। अरे बात समझ में? ये एपिडिडाइमिस आगे जाके एक नलिका में खुलती है, इसका नाम है वास डिफरेंस। क्या नाम है बेटा इसका? वास डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, ये जो वास डिफरेंस है ना, इसको हिंदी में शुक्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्योंकि ये शुक्राणु को ले जाने का काम करती है। भाई शुक्राणु यहां से आगे जाएंगे, अच्छा ये कहां ले जाने का काम करेगी? वृषण कहां पड़े हैं? वृषण कोष में, वृषण कोष में। लेकिन बेटा आपको तो पता है कि ये वृषण बाहर किसके माध्यम, सॉरी, ये जो शुक्राणु बन रहे हैं वृषण के अंदर, ये बाहर वीर्य के रूप में निकलते हैं। ये बात मैंने आपको बताई भी है। प्योर शुक्राणु कभी भी बाहर नहीं आते। किसके रूप में आते बेटा? वीर्य के रूप में। और जब वीर्य के रूप में इनको बाहर निकालना है, तो इनको कैसे ना कैसे करके कहां पहुंचाना पड़ेगा? मूत्र मार्ग। मैंने ये भी बताया था कि नर में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग एक ही होता है। अभी आगे जाके डायग्राम से और समझा दूंगा। अरे बात समझ में? कुल मिला के बात ये कि जो वास्ट डिफरेंस है, या जो ये शुक्रवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी क्या करती है बेटा? यहाँ से शुक्राणुओं को उदर गुहा में ले जाती है। वापस कहाँ ले जाती है? और उदर गुहा से कहाँ आएंगे? वापस मूत्र मार्ग से होते हुए बाहर आएंगे। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अगर हम इनके साइज वगैरह की बात करें वृषण की, तो बेटा वृषण की जो लंबाई होती है ना, वो लंबाई होती है 5 से 6 सेंटीमीटर। कितनी होती है? मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है? अगर अपन इनके द्रव्यमान की बात करें तो इनका द्रव्यमान होता है मात्र 10 से 15 ग्राम। कितना होता है? और अगर हम इनकी उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति समझे, मैंने कल परसों बात की थी कि हमारा जो शरीर के अंग है वो 3 स्रोत से मिलते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इनकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। किनसे होती है? उम्मीद है समझ में आया होगा। वापस रिवीजन करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? ठीक है, अभी लिखेंगे, उसमें रिवीजन हो ही जाएगा धनाधन। ओके, तो आप एक काम करो, फटाफट से डायग्राम बना लो। हो जाओ, लिखना शुरू, स्टार्ट। थ्योरी भी तो लिखनी पड़ेगी ना यार, ठीक है? हो जाओ शुरू। सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले, हाँ बिल्कुल, इस पर जो जो अभी अपन ने समझाया ना बेटा, वो सारा अपन थ्योरी में लिख लेते हैं, ठीक है? लिखना वृषण, फर्स्ट पॉइंट। हम आपको पता ही है नोट्स अपन पॉइंट वाइज बनाते हैं, तो उसी पॉइंट वाइज चलेंगे। पैराग्राफ के रूप में कभी भी नोट्स है नहीं बनाने हैं, पढ़ने में थोड़ी समस्या आती है, अब का लगता है नहीं समझे, ठीक है? लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना इसका, वृषण उत्पत्ति में, वृषण उत्पत्ति में, वृषण उत्पत्ति में, मनीषा, ठीक है, वृषण उत्पत्ति में मेसोडर्मल होते हैं। मतलब समझ गए? वृषण उत्पत्ति में मेसोडर्मल होते हैं। अरे समझ गए ना? मेसोडर्म से बनते हैं, ठीक है बेटा? सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, इनकी लंबाई लिख लो। लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है लंबाई? 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई लिख लो। कितने लिखोगे चौड़ाई? 2 से 3 सेंटीमीटर। ओके, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। वजन लिख लो इनका, वजन 10 से 15 ग्राम, वजन 10 से 15 ग्राम। आकृति कैसी दिख रही है? अंडाकार, अंडाकार, 10 से 15 ग्राम, है ना? आकृति लिख लो, अंडाकार। कैसे होता है बेटा ये? अंडाकार, ठीक है? तो ये हुआ अपना फर्स्ट पॉइंट। फिर एक काम करो, वृषण पर यूं लिखना,
एक लाइन लिखो, वृषण पर आवरण। क्या लिखोगे? वृषण पर आवरण, और इस आवरण के दो भाग करने, दोनों नाम लिखेंगे अपन। तीसरा भाग भी लिख लो, एक काम करो तो, वास्तव में 3 आवरण होते हैं इसके ऊपर। तो क्या लिखा आपने? वृषण पर आवरण, उसके आगे ऐसे 3 लगा लो, तीर। ठीक है, ऊपर ही ऊपर लिखना क्या? ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या होता है? सबसे बाहर की ओर ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस। सेकंड लिखना, सेकंड लिखना ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एंड थर्ड लिखना ट्यूनिका, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये लिख दिया उधर, वेस्कुलोसा है ना बेटा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ओके, तो 3 आवरण हो गए। कौन कौन से? यहाँ पर सी है, वेस्कुलोसा है, वेस्कुलोसा नहीं है ना, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। बोलो क्लियर है? 3 आवरण कौन कौन से? सबसे बाहर की ओर ट्यूनिका वेजाइनलिस, अंदर की ओर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड सबसे अंदर की ओर ट्यूनिका। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तीसरा कहाँ है? बेटा ये ऊपर ऐसे ही खुला है, थोड़ा है, ये भी तो आवरण है अंदर की ओर। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक वृषण में, प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं। 250 समझ, 250। प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं। प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें जिन्हें वृषणीय पिंडक, जिन्हें वृषणीय पिंडक, इंग्लिश में लिख लो ब्रैकेट में, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। जिन्हें वृषणीय पिंडक, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। लिख लिया? कहा जाता है। ओके, लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक पिंडक में, प्रत्येक पिंडक में, प्रत्येक पिंडक में 1 से 3, प्रत्येक पिंडक में 1 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक पिंडक में 1 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। कुंडली समझ गए ना? जिसके कुंडल पड़े होते, नहीं समझे क्या? सीधी सीधी नहीं होती, स्ट्रेट है ना। कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लिखो क्या स्पेलिंग है? जिन्हें सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हिंदी में लिख लेना चाहो तो, हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्र जनन नलिका है, शुक्र जनन नलिका। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हिंदी में लिख लेना कोष्टक में, शुक्र जनन नलिका कहते हैं। तो क्या लिखा? प्रत्येक पिंडक में 1 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्र जनन नलिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एक काम करो, नेक्स्ट पॉइंट इसी में एक चीज और ऐड कर दो, है ना। लिखना, जिन्हें क्या कहा? शुक्र जनन नलिका कहते हैं, जो कि जो कि जो कि वृषण की, जो कि वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। जो कि वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। उम्मीद है इसका मतलब समझ गए होंगे तुम। अरे समझ गए ना? जैसे कोशिका हमारी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, भाई हमारा शरीर बनता है कोशिका से है और काम भी कोशिकाएं करती है। वृषण भी बनता है किससे? है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। और काम भी कौन करता है इसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट समझ गए? तो अगर प्रश्न आ जाए कि वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है तो क्या लिखोगे? ठीक है, शुक्र जनन नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वृषणीय पिंडक में, वृषणीय पिंडक में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, एसएफटी लिख लेना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को शॉर्ट में, है ना बेटा। वृषणीय पिंडक में एसएफटी के बाहर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, बाहर उपस्थित अवकाश को, अवकाश समझ गए? खाली जगह। वृषणीय पिंडक में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर उपस्थित अवकाश को अंतराली अवकाश कहते हैं। इंग्लिश में इंटरस्टिशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराली अवकाश कहते हैं।
अंतराली अवकाश कहते हैं जिसमें जिसमें अंतराली अवकाश कहते हैं जिस इंटरस्टिशियम, ठीक है, अंतराली अवकाश कहते हैं जिसमें रक्तवाहिनियां जिसमें रक्तवाहिनियां रक्तवाहिनियां कोमा रक्तवाहिनियां कोमा लिडिक कोशिकाएं लिडिक कोशिकाएं रक्तवाहिनियां कोमा लिडिक कोशिकाएं तथा तथा अन्य जिसमें रक्तवाहिनियां कोमा लिडिक कोशिकाएं तथा अन्य प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं अन्य प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं अन्य प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कॉम्पिटेंट सेल्स, अन्य प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं, कोष्टक में लिखना कॉम्पिटेंट सेल्स पाई जाती है ओके ओके, फिर लिखो लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट। लिडिक कोशिकाएं नर जनन हार्मोन नाम क्या लिखोगे? टेस्टोस्टेरोन, उसको और क्या कहते हैं बेटा? एंड्रोजन। अरे वाह, जो जनन हार्मोन होता है ना उनको एंड्रोजन भी कहा जाता है। नर जनन हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, दोनों एक ही चीज है ना बेटा। नर जनन हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण व स्त्रवण करती है। लिडिक कोशिकाएं नर जनन हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण व स्त्रवण करती है। समझ गए होंगे? बनाती भी है और आगे भी भेजती है। निर्माण व स्त्रवण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, लिडिक कोशिकाओं के कार्य का नियमन लिडिक कोशिकाओं के कार्य का नियमन मतलब समझिए कंट्रोलिंग, है ना। कार्य का नियमन पीयूष ग्रंथि से आने वाले लिडिक कोशिकाओं के कार्य का नियमन पीयूष ग्रंथि से आने वाले कौन आना है? वेरी गुड, है ना, एलएच हार्मोन द्वारा किया जाता है। एलएच का फुल फॉर्म बताया ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और बेटा इस एलएच का फीमेल में बहुत तगड़ा काम होता है जो अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, मैं पूछूंगा आगे जाके कि नर में एलएच ने क्या किया था। लिडिक कोशिकाओं के कार्य का नियमन पीयूष ग्रंथि से आने वाले एलएच हार्मोन द्वारा किया जाता है। बोलो क्लियर है? इसका मतलब इस पे कंट्रोलिंग किसकी होती है? आपको मैंने कल भी बताया था, हमारे पूरे शरीर पे हमारी कंट्रोलिंग है किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। समझा? फिर बढ़ो आगे नेक्स्ट। ये बात किसकी हुई बेटा? लिडिक कोशिकाओं की, ठीक है। अब लिडिक कोशिकाएं हो गई, अपन ने इनके बारे में तो लिखवाने की जरूरत नहीं ना। कॉम्पिटेंट सेल्स भाई प्रतिरक्षात्मक है, इसका मतलब ये बेटा प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती है। बाय चांस कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर चला जाए तो उसको मारने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ट्यूबुलर रेक्टाई द्वारा रेटेटेस्टिस में खुलती है या रेटेटेस्टिस से जुड़ी होती है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपने तो ऐसे लिख लो, रेटेटेस्टिस में खुलती है। मैंने बेटा जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ना, एक चीज ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं समझी, ठीक है। फिर भी तुम नहीं लिख पाओ तो तुम 12th क्लास के बच्चे हो यार। देखो मैंने क्या कहा अभी कि सेमिनिफेरस ट्यूबुलर रेक्टाई द्वारा किसमें खुलती है? रेटेटेस्टिस में। ये तो लिखवाया, वापस बोल रहा हूँ, लिखना बेटा, है ना। क्या बोला अभी? सेमिनिफेरस ट्यूबुलर रेक्टाई द्वारा किसमें खुलती है? रेटेटेस्टिस में खुलती है। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, रेटेटेस्टिस नलिकाओं का जाल होता है। रेटेटेस्टिस नलिकाओं का जाल होता है। अरे भाई रेट समझते हो? जाल ही तो होता है। छोड़ो अपने क्या लिखा, रेटेटेस्टिस नलिकाओं का जाल होता है। बिल्कुल, आगे बढ़े। मनीषा सही पहुंची है, ठीक है। फिर आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट। रेटेटेस्टिस
वासा एफ्रेंसिया के द्वारा, वासा एफ्रेंसिया का हिंदी नाम लिखूं क्या? लिख लो, शुक्र अपवाहक नलिका। वासा एफ्रेंसिया को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्र अपवाहक नलिका। रेटाटेस्टिस वासा एफ्रेंसिया के द्वारा किसमें खुलती है रे भाई? एपिडिडाइमिस। साले सोच रहे हो नहीं, क्या लिखा? रेटाटेस्टिस वासा एफ्रेंसिया के द्वारा एपिडिडाइमिस में खुलती है, एपिडिडाइमिस में खुलती है, अर्थात एपिडिडाइमिस में खुलती है, अर्थात रेटाटेस्टिस व एपिडिडाइमिस को जोड़ने का कार्य, अर्थात रेटाटेस्टिस व एपिडिडाइमिस को जोड़ने का कार्य, रेटाटेस्टिस व, अरे एपिडिडाइमिस को हिंदी में अधिवृषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी का मतलब ऊपर, किसके ऊपर है? वृषण। अधि का मतलब भी तो ऊपर होता है, वृषण के ऊपर पाई जाती है ना, अधिवृषण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अर्थात रेटाटेस्टिस व एपिडिडाइमिस अधिवृषण को जोड़ने का कार्य कौन करती है बेटा? वासा एफ्रेंसिया। एक चीज और ऐड करो, वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया लाइन छोड़ के, वासा एफ्रेंसिया नलिकाओं का समूह होता है, वासा एफ्रेंसिया नलिकाओं का समूह होता है जिनके अंदर, किनके अंदर? नलिकाओं के, जिनके अंदर पक्षमाभ, वासा एफ्रेंसिया नलिकाओं का समूह होता है जिनके अंदर पक्षमाभ। क्वेश्चन में क्या लिखोगे? सीलिया, है ना, इंग्लिश में सीलिया कहते हैं पक्षमाभ को। जिनके अंदर पक्षमाभ पाए जाते हैं, पक्षमाभ पाए जाते हैं, ठीक है भाई। पक्षमाभ क्या करते हैं मैंने समझा ही दिया, शुक्राणुओं को आगे पहुंचाने का काम करते हैं। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट लाइन छोड़ के, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस मतलब अधिवृषण, वृषण की पश्च सतह पर उपस्थित होता है। एपिडिडाइमिस वृषण की पश्च सतह पर उपस्थित होता है, जो कि एपिडिडाइमिस वृषण की पश्च सतह पर उपस्थित होता है, जो कि 6 मीटर की एक कुंडलित नलिका होती है। कितने? 6 मीटर, मतलब समझे 18 फीट की नली होती है। अरे भाई 1 मीटर में 3 फीट होता है ना, और इतनी ज्यादा कुंडलित होती है, बहुत पतली सी होती है, जो कि 6 मीटर की एक कुंडलित नलिका होती है इसमें। बिल्कुल, इसीलिए तो ऐसा बना रखा है अपन ने। इसमें शुक्राणुओं का, इसमें समझ गया आगे क्या बोलने वाला हूं? बहुत बढ़िया। इसमें शुक्राणुओं का संग्रहण मतलब इकट्ठे रहते हैं। इसमें शुक्राणुओं का संग्रहण व क्रियात्मक परिपक्वन होता है। इसमें शुक्राणुओं का संग्रहण व क्रियात्मक परिपक्वन होता है। ओके, अरे समझ में आया ना? चलो एक पॉइंट और लिख लो, ये लास्ट, वास्ट डिफरेंस, है ना, लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, लास्ट लिखना। एपिडिडाइमिस एक नलिका बनाती है, एपिडिडाइमिस एक नलिका बनाती है जिसे, एपिडिडाइमिस एक नलिका बनाती है जिसे वास्ट डिफरेंस या एपिडिडाइमिस एक नलिका बनाती है जिसे वास्ट डिफरेंस या शुक्रवाहिनी कहते हैं। एपिडिडाइमिस एक नलिका बनाती है जिसे शुक्रवाहिनी या वास्ट डिफरेंस कहते हैं, जो शुक्राणुओं को उदर भाग में ले जाने का कार्य करती है। उदर भाग समझ गए बेटा? वृषण कोश से उदर भाग में, जो शुक्राणुओं को उदर भाग में ले जाने का कार्य करती है। अजय क्या ज्यादा हो गया क्या? अरे ज्यादा तो नहीं हुआ? और हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हो जैसे कि कोई साले 3 घंटे चपड़े जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। तो ही बोल रहा हूं। अब बेटा नहीं बोलता ना तो अभी होता ही नहीं।
अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें इंग्लिश या देख देख के लिखनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ट्रेंड हो जाओगे, संगत का असर पड़ेगा। समझ में आया मनीषा? समझ में आया? अबे किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? बढ़िया समझ में आ गया। कल सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, कल अब अपन इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट